Hello students, I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, Mahila College, चाईबासा एंड कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं यूजी सेम थ्योरी के बच्चों को पेपर नंबर CC5 बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस। फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस का आज मैं सेकेंड चैप्टर पे चर्चा करूँगी। सेकेंड चैप्टर का नाम है फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स में सभी हो गया था, एक टॉपिक बची हुई थी, वो है फैट एंड वसा। तो आज हम लोग फैट और वसा पे चर्चा करेंगे। बच्चों में जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है कि चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट है, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशंस। सेकेंड चैप्टर है फूड ग्रुप्स। तो फूड ग्रुप्स में एक चैप्टर बचा हुआ है जो आज मैं बता दूंगी, और लास्ट जो चैप्टर नंबर 3 है कुकिंग मेथड, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट है। और मैं इसके बारे में कुछ आप लोग को आइडिया क्वेश्चंस का बता चुकी हूँ। आगे भी आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन लिख करके आप लोग व्हाट्सएप पे डाल दूँगी। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि वसा और बने तेल में अंतर कैसे पहचानेंगे। वसा एवं तेल का मुख्य अंतर यह होता है कि वसा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस रहता है, जबकि तेल इसी सामान्य ताप पर द्रव्य के रूप में रहता है। यही पहचानने का तरीका है कि वसा जम जाता है, तेल नहीं जमता है। और तेल में असंतृप्त वसा होती है और वसा में संतृप्त वसा रहता है। तो ये रहा वसा और तेल में अंतर। मैं फिर से बता दूं, वसा जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ठोस रहता है, जबकि तेल इसी सामान्य ताप पर द्रव्य के रूप में रहता है। आगे हम लोग तो ये तो जान गए कि दोनों में अंतर क्या है और ये क्या है। आगे हम लोग जानेंगे प्राप्ति के स्रोत। तो वसा प्राप्ति का 2 स्रोत है, यानी 2 स्रोतों से वसा और तेल प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला स्रोत प्राणी जगत और दूसरा है वनस्पति जगत। प्राणी जगत दूध और दूध से बने पदार्थ भी, घी जैसे मक्खन, खोया, अंडा, घी, मक्खन, ये सब आते हैं। तो प्राणिज वसा कहलाता है। और अंडा, माछ, मछली, यकृत, ये तो प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाला वसा है। यानी मक्खन, घी, खोया, अंडा, माछ, मछली, यकृत, ये सब से भी हमें वसा और तेल प्राप्त होता है। तो ये है प्राणी जगत का से प्राप्त होने वाला वसा और तेल। दूसरा है वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला तेल। जैसे सूखे मेवे, सोयाबीन, मूंगफली, नारियल का तेल, बीज, कुछ मात्रा अनाज से भी हमें तेल और वसा प्राप्त होता है। तो हम लोग एक सिंपली याद रखेंगे, 2 जगतों से प्राप्त होता है, प्राणिज जगत से और वनस्पति जगत से। हम लोग दूसरे बार टॉपिक पे आते हैं। इसमें जानेंगे वसा के कार्य। वसा का मुख्य कार्य है शरीर में ऊर्जा पहुंचाना, ऊर्जा प्रदान करना वसा का कार्य है। वसा ऊर्जा को किस रूप में प्राप्त करता है मैं बता रही हूँ।
कार्बोज और वसा का कार्य है शरीर में ऊर्जा प्राप्त कराना। मैं इसके लास्ट टॉपिक में बताई थी कि वो कार्बोज और वसा का एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। तो इसका मुख्य कार्य है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। जहाँ एक ग्राम कार्बोज 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी प्रदान करती है, वहीं 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी प्रदान करती है, यानी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलता है। तो ये रहा ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत। अब दूसरा है शरीर में ऊर्जा का संग्रहण करना। माने शरीर में ऊर्जा को संग्रहण करना, स्टोर करने का काम भी वसा का है। वह शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में जमा रहता है। हमारे शरीर में वसीय के ऊतक के रूप में जमा रहती है। जब शरीर में अन्य किसी साधन से हमें, यानी हमारे शरीर में या किसी के शरीर में किसी अन्य के साधन से यदि उसे ऊर्जा नहीं मिलती है, अर्थात भोजन नहीं मिलता है, जिस कारण उसे ऊर्जा नहीं मिलती है, शरीर में जमा ग्लाइकोजन भी समाप्त हो जाता है, तब इन वसीय ऊतकों द्वारा ऊर्जा मिलती है। तो वसीय ऊतकों हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन में कार्बोज और प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर भी शरीर में वसीय तंतुओं के रूप में जमा रहता है। जब शरीर में कार्बोज और ऐसे जमा रहता है, फैट के रूप में जमा रहता है ना, बोलते हैं ना फैट है, ये बहुत मोटा हो जाने से बोलते हैं सब पूरा फैट जमा हुआ है, इस तरह से। अब शरीर के, अब तीसरा कार्य इसका, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। कैसे प्रदान करता है? क्या क्या हमारा शरीर में कोमल अंग है? त्वचा के नीचे वसीय अम्ल के रूप में जमा रहता है। यह एक गद्दी की तरह कार्य करता है। यह शरीर में चोट, सर्दी, गर्मी, आघात, रगड़ आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? तो हमें ये सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर के ताप को नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। वसा शरीर में तापक्रम को नियमित एवं नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन? वसा। ये त्वचा के नीचे जो वसा परत जमी रहती है, यह हमारे शरीर में ताप अवरोधक होने का कार्य करता है। इस अवरोधक के कारण शरीर तापक्रम नियमित रहता है। शरीर का जो तापक्रम होता है वह नियमित होता है। कैसे? आप ऐसे थोड़ी हो, ऐसे देखिए ना, हमें ठंडा में ठंडा लगता है, गर्मी में गर्मी लगता है। क्यों? क्योंकि मौसम कोई भी हो, हमारा शरीर का टेम्परेचर सेम होता है, चाहे वो ठंडा हो गर्मी हो। चेंज हो रहा है क्या? तो मौसम। यदि गर्मी के साथ हमारा बॉडी भी गर्म हो जाए तो हमें ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगा, और ठंड में ठंड के हिसाब से हमारा बॉडी ठंडा हो जाए तो हमें ठंडा नहीं लगेगा। लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेम है और मौसम बदल रहा है, उस कारण हमें ठंडा में ठंडा महसूस होता है कि बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही है, मौसम बहुत ठंड हो गया है तो हम महसूस करते हैं ठंडा लगता है। और गर्मी के दिन में हमारा शरीर का ताप उतना ही है और हीट बढ़ गया है मौसम का, तो हमारा शरीर में गर्मी का एहसास होता है। क्यों? तो ये इसको नियंत्रण करता है। माने शरीर जैसा है वैसी हो है, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। माने मौसम का जो भी टेम्परेचर है उसके हिसाब से हमारा बॉडी का टेम्परेचर बदलता नहीं है। तो इस अवरोधक के कारण शरीर का तापक्रम नियमित रहता है। प्रोटीन का बचत, इसका मुख्य कारण एक और है प्रोटीन का बचत। प्रोटीन को मैं पहले भी बताई हूँ, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसका काम है शरीर में वृद्धि विकास करना, टूट फूट का मरम्मत करना, क्योंकि इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है।
लेकिन जब वसा और कार्बोज प्रोटीन बहुत का ऊर्जा नहीं दे पाता है तो प्रोटीन अपना काम छोड़ करके वो क्या करता है, शरीर में हमारा ऊर्जा प्रदान करने लगता है। जैसे आप एक काम ही कर सकती हैं तो प्रोटीन अपना कार्य अधूरा छोड़ करके वो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य के करने की, हमें कार्य करने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, हंसने के लिए क्या चाहिए, कैलोरी चाहिए। तो प्रोटीन का कार्य छूट जाता है, तो ये प्रोटीन को बचत करता है और प्रोटीन को बचत करता है तब जाकर के प्रोटीन अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाता है। तो प्रोटीन बचत का कार्य करता है वसा, क्योंकि वसा कैलोरी और प्रोटीन सबसे ज्यादा कैलोरी प्रदान करता है। वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत, वसा के बिना बहुत से विटामिन ऐसा है जो वसा में घुलनशील होता है, उसके बिना यदि शरीर में वसा ही नहीं रहेगा तो विटामिन कैसे रहेगी। तो क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। इसमें जैसे घी, मक्खन, मछली, तेल, लीवर, किडनी ऑयल भरपूर मात्रा में रहता है। विटामिन ई जो है तेलों में पर्याप्त रूप से उपस्थित होता है, ये तेल में रहता है, वसा में नहीं। मैं क्या बोल रही, ध्यान से सुनिए, विटामिन ई जो है तेल में उपस्थित ही रहता है। तो विटामिन वसा का में, क्योंकि कुछ विटामिन्स जो है वो वसा में घुलनशील है, तो उसका वसा रहेगा तभी विटामिन हमारे शरीर में स्टोर रहेगा। आमाशय में पाचन रसों को स्राव को काम करता है। आमाशय में पाचन क्रिया को स्रावित होने का कार्य करता है। विटामिनों को अवशोषण में सहायक करता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई के एवं कैरोटीन का अवशोषण वसा में की उपस्थिति में सहजता से हो जाता है। यानी वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के एवं कैरोटीन किसका भाग्य है, विटामिन ए का अवशोषण वसा की उपस्थिति में सहजता से हो जाता, माने आसानी से हो जाता है। पाचन नली में स्नेह रूप से भी आमाशय मार्ग में भी ये चिकनाई का कार्य करता है। जैसे आमाशय एवं आंतों के मार्ग में को चिकना बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, जिससे आंतों की पेशियां सुगमता से फैलती और सिकुड़ती है। मलाशय के मल द्वारा मल का विसर्जन सहायता से हो जाता है। जैसे हमारा मल के समय वो इतना सॉफ्ट कौन बनाता है, मल निकलने से छोटा जो मल जहाँ से निकलता है वो पतला और छोटा, पतला और मोटा करने का कार्य भी करता है वसा। तो वसा हमारा आंतों के मार्गों के लिए चिकनाई प्रदान करता है। अब है भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाना। मैं एक बात बता दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक ही सब्जी को हम लोग बनाते हैं और कम तेल डाल के बनाए, क्या वो टेस्टी लगेगा? नहीं लगेगा। तो स्वाद और सुगंध का राजा होता है वसा और तेल। पुलाव हम लोग सारा सब्जी डाल करके बना दे, सोचे हम लोग पुलाव बनाते, इमेजिन करिए, और सारा से वेजिटेबल सब कुछ डाल दे, नमक, चीनी, जो भी ड्राई फ्रूट सब डाल दे, लेकिन उसमें एक वसा नहीं डालने से वो पुलाव का टेस्ट नहीं आएगा। तो इस स्वाद को बढ़ाता है और साथ में सुगंध को बढ़ाता है। यही रीजंस है कि हम इंसान वसा युक्त भोज्य पदार्थों का, तेल युक्त भोज्य पदार्थों का ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसकी कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ता? कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, समान वृद्धि विकास रुक जाता है, प्रोटीन का कार्य भी रुक जाता है, त्वचा का में सूखी, खुदरी और झुरझुरी दिखने लगती है। ये सब त्वचा सूखी हो जाती है, झुरझुरी लगने लगती है, बेजान हो जाता है।
जैसे गर्मी के ठंडे के दिन में हमारा स्किन कैसे हो जाता है, तो हमको क्या चाहिए, हम लोग कुछ ऑयल लगाते हैं ना, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी उसमें ऑयल और फैट जरूर है, माने वसा और तेल है, तभी हमारा स्किन को मुलायम करता है। ये रहा। अब हम लोग इसके अधिकता के बारे में जानेंगे। वसा का अधिकता का प्रभाव, मोटापा बढ़ाना। वसा का प्रथम कार्य करता है वो मोटापा बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि हम जो भोज्य पदार्थ मैं बताई नहीं, वो इतना टेस्टी बना जाता है कि हम ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं, और इसका कारण होता है कि हम इंसान मोटा हो। आवश्यकता से अधिक वसा युक्त भोज्य पदार्थों को अधिक दिनों तक सेवन करने से, माने बहुत वसा युक्त पदार्थ कभी कभी नहीं, हमेशा सेवन करने से, कंटिन्यू रहने से, जिससे त्वचा के नीचे फेफड़े, हृदय, गुर्दे, यकृत आदि अन्य कोमल अंगों पर, शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत जम जाती है। ये पहले भी रहता है, ये कम रहता है, लेकिन जब ज्यादा लेते हैं तो ये शरीर के कुछ अंगों पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। फेफड़े, हृदय माने हमारा हार्ट, और गुर्दा, यकृत आदि अन्य कोमल अंगों पे क्या करता है कि इन अन्य स्थानों पे वसा की परत जम जाती है। क्या होती? जम जाती है। तो वसा की परत जमने से मोटापा बढ़ जाता है। हृदय संबंधी रोग, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से रक्त धमनियों के अंदर जम जाता है। रक्त धमनियों के अंदर वसा जम जाता है, जिसके कारण रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है, जिसके रक्त का दबाव बढ़ जाता है। क्या होता? मैं पहले भी बताई थी कि घी, मसाला, तेल, अधिक तेलयुक्त भोज्य पदार्थ खाने से हृदय संबंधी रोग का शिकायत हो जाता है। रक्त का दबाव बढ़ने से रक्त संचरण का प्रभाव पड़ता है। रक्त बहाव पर जम जाने से प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे पहले दिखाई देती है रक्त में। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलर जो है वो सही से नहीं हो पाता है। तो ये है वसा का अधिक होने से प्रभाव। मधुमेह को जन्म देता है। वसा जो है मधुमेह कैसे होता है? हम लोग ज्यादा कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ लेते हैं, ज्यादा ऑयली चीज लेते हैं, क्योंकि तो मोटे लोगों में मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। मैं आज फिर से इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। मोटापा तो कोई बीमारी नहीं है देखा जाए, लेकिन मोटापा हर बीमारी का सूचक होता है, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों को, हार्ट और मधुमेह जैसी बीमारियों को उत्पन्न करता है। जैसे मधुमेह कोई बीमारी नहीं है, पर मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ। बोलता है कि बीमारी खुद आगे आता है और सबको न्योत के आता है कि मैं जा रहा हूँ, पीछे से तुम लोग आना। तो एक ऐसे पहला कारण हम लोग मानते हैं, मोटापा मानते हैं। ऐसे बहुत से कारण है, लेकिन हम लोग मोटापा लें। तो हम लोग ये इसीलिए ऑयली चीज जो होता है, तेल और वसा, लिमिटेड रूप में ही खाना चाहिए। विटामिन सी जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम लोग ज्यादा भी खाएंगे तो हमारे शरीर से निष्कासित हो जाएगा। क्यों? वो जल में घुलनशील है। लेकिन जब वसा में घुलनशील चीज को हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे शरीर की जरूरत हो। मोटे के कारण गुर्दों चारों तरफ से जम जाता है, और मोटे परतें गुर्दों के काम करने में रुकावट डालती है, जिससे शरीर इतना भारी हो जाता है कि वो आम कार्य करने में भी सुचारू रूप से नहीं कर सकता। जैसे एक मोटे व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति, मोटा माना ओबेसिटी का मैं बात कर रही हूँ, मोटापा, मोटे नहीं, मोटापा के बारे में बात है, बहुत ज्यादा, वो उतना नहीं दौड़ सकता है जितना कि पतला व्यक्ति दौड़ सकता है। भोजन में वसा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उन भोजन बनाने की विधियों का प्रयोग में वसा का कमी करना चाहिए। जैसे मैं बोलाई कि आप पुलाव बिना वसा का नहीं बना सकती हैं, सही है,
लेकिन उसमें कम मात्रा में ही बनाना चाहिए, ताकि हमारा टेस्ट भी बना रहे और शरीर स्वास्थ्य भी बना रहे। बहुत ज़्यादा डालना, टेस्ट तो बढ़ेगा लेकिन स्वाद भी बढ़ेगी, मानी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि स्वास्थ्य भी हमारा बना रहे। घी के स्थान पर तेल का प्रयोग करना ताकि कोलेस्ट्रॉल अधिक न पहुंचे। जिस वसा और तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो उसको कम से कम रूप में, उसे कम से कम प्रयोग करना चाहिए। लेकिन वसा का मुख्य काम है भोज्य पदार्थ को सुगंध और स्वाद प्रदान करना। ये रहा आप लोगों का कमी का प्रभाव एक। अब हमें बता दूंगी वसा प्राप्ति का स्रोतों कितने प्रकार के होते हैं, वसा प्राप्ति का स्रोत कितने प्रकार का होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा क्या है? अब मैं ये बताइए, असंतृप्त वसा तेल है और वसा संतृप्त है, तो इस चीज में अंतर भी आ सकता है, दोनों में अंतर। वसा की कमी से कौन कौन से रोग हो जा सकते हैं और वसा के अधिकता से क्या क्या रोग हो जाता है। 1 ग्राम वसा कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? तो 9। ऊर्जा संग्रहण का उत्तम साधन क्या है? ऊर्जा संग्रहण का उत्तम साधन क्या है? वसा। वसा में ही ऊर्जा संग्रहित रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आप लोग को। आगे मैं आज के लेक्चर में इतना ही बोलूँगी। अब जो भी आप लोग क्वेश्चन का शिकायत था तुम लोग मेरे से आप लोग बताइएगा व्हाट्सएप पे। जैसे आप लोगों ने बताया था कि तेल और वसा नहीं हुआ है तो मैं बना दी। और बच्चों मेरा लेक्चर और मेरा लेक्चर सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद।